नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपके सामने सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता मौन निमंत्रण लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस कविता में भी कवि ने प्रकृति के माध्यम से ही बताना चाहा है कि मुझे कोई मौन निमंत्रण, कोई चुपचाप मुझे बुलाता है। कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति से अत्यंत प्रेम करते थे और अपनी जो है प्रकृति से ही अपनी निजता जो है प्रकट करते थे, मतलब हर समय प्रकृति के ही समीप रहते थे। तो वो बताना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि संसार में जब सब लोग सोए रहते हैं तो मुझे भी नहीं पता कि क्या है मुझे कोई ऐसा लगता है कि कोई निमंत्रण देकर, अर्थात मुझे बुलाकर कोई अपने पास बैठाना चाहता है, बुलाना चाहता है। तो क्या कहते हैं कवि, स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वपन अजान। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि जब चांदनी से, है ना, स्तब्ध ज्योत्सना से, जब चंद्रमा की चांदनी से सुनसान रात्रि का सौंदर्य जो होता है, उस समय संसार क्या करता है, चकित रहकर शिशु के समान नादान बनकर, नादान की तरह चकित सा रहता है। और विश्व की पलकों पर, और जो विश्व के लोग हैं, जो इस संसार के लोग हैं, उन लोगों पर क्या, उनकी पलकों पर, है ना, क्या होता है, विचरते हैं जब स्वप्न अजान, जब उनकी पलकों पर अजान यानी अनजान और कोमल सपने जो हैं विचरते रहते हैं। कहने का भाव अर्थ ये है कि इस संसार को पंत जी ने एक शिशु के समान बताया है, ठीक है। और इस संसार में जब अंधेरा हो जाता है, जब रात हो जाती है, तो रात्रि के समय जो चंद्रमा की चांदनी है, उस समय सारा संसार चकित हो जाता है और चकित होकर अर्थात सोने लग जाता है। और जब वो निद्रावस्था में चला जाता है, सोने की अवस्था में चला जाता है, तो उनकी पलकों पर कुछ वो सपनों में जो है, सपनों में विचरते रहते हैं, ठीक है। फिर उस समय वो कहते हैं, उस समय तो सारा संसार सोया रहता है, लेकिन न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी पता नहीं, ऐसा लगता है न जाने मुझे कोई तारों के बहाने से चुपचाप अपने पास आने के लिए निमंत्रण दे रहा है। समझ गए भाई, जब सारा संसार सांसारिक क्रियाओं में व्यस्त होता है, लेकिन मुझे प्रकृति का आभास होता है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है, ठीक है। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, शिशु के समान नादान बनकर चकित रहता है जब संपूर्ण संसार, कब, स्तब्ध ज्योत्सना चंद्रमा की चांदनी में तब, और विश्व के लोगों की आंखों में जो है अनजान जो सपने जो हैं वो विचरण करते रहते हैं। उस समय मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई निमंत्रण देकर बुला रहा है। आगे की पंक्ति में देखेंगे क्या कह रहे हैं पंत जी, सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास प्रखर झरती जब पावसधार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। अब कविवर वर्णन करते हुए कहते हैं, जब आकाश में घने बादल छाए रहते हैं, ठीक है, सघन मेघों का भीमाकाश, तब मुझे, और जब बादलों से भरा हुआ आकाश गर्जना करता है, गरजता है तब, जब तमसा आकार, बादलों से भरा हुआ और भयंकर गर्जना करता है, और उस समय क्या होता है, तमस आकार, उस समय सारा सब और अंधकार ही छाया रहता है, ठीक है। और फिर ऐसे वातावरण में क्या होता है, दीर्घ भरता समीर निश्वास, उस समय हवा जो है लंबी लंबी सांसें भर रही होती है, मतलब गहरी सांसें ले रही होती है। प्रखर झरती जब पावसधार, जब पावसधार यानी जब प्रबल झोंके जब आते हैं हवा के, तो कवि ने कल्पना की है कि ऐसे वातावरण में लगता है हवा मानो किसी वियोगिनी की तरह, वियोगिनी नारी की तरह, या युवती की तरह, या है ना, युवती की तरह गहरी सांसों के समान प्रबल झोंकों में प्रवाहित होने लगती है। यानी हवा इस तरह से बह रही है मानो कोई विरहिणी लंबी और गहरी सांसें ले रही हो। दीर्घ भरता समीर निश्वास प्रखर झरती जब पावसधार। उसके बाद कविवर क्या कहना चाह रहे हैं
पावसधार का अर्थ यहाँ पर है वर्षा की। जब लगातार वर्षा आती रहती है तो उस समय जो झरती रहती है, जो जल की धाराएं झरती रहती है, उस समय हवा जो है इस तरह से सांस लेती है मानो कोई विरहिणी गहरे और लंबे सांस ले रही हो। न जाने तपक तड़ित में कौन, फिर वो कहते हैं कि न जाने कौन तीव्रता से चमकता हुआ तपक तड़ित में उस विद्युत के माध्यम से, यानी जो बिजलियां चमक रही हैं उसके माध्यम से मुझे कोई नया संदेश देकर मुझे बुलाना चाहता है। ठीक है, कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जब जो आकाश है उसमें होने वाली जो गर्जना है और जो हवा सांस लेती है छोड़ती है, और वर्षा ऋतु के समय जब तेज बारिश होती है तो उस समय न जाने संकेत से मुझे कोई जो है रहस्यमय भाव से मुझे कोई बुलाना चाहता है। आगे की पंक्तियों में कविवर क्या कहना चाह रहे हैं? देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उर्के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते से उच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिसकौन, संदेश मुझे भेजता मौन। कवि कह रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर जब बसंत ऋतु मधुमास यानी कि जब बसंत ऋतु आ जाती है, ठीक है, देख वसुधा का यौवन भार, उस समय ऐसा लगता है मानो संपूर्ण पृथ्वी जो है अपने यौवन के भार से दबी जा रही है, अर्थात अपने भार से झुक रही है। और फिर क्या होता है उस समय? बसंत ऋतु में जो भंवरे हैं वो भी फूलों के आसपास मंडराते हैं। कुसुम जब खुल पड़ते से उच्छ्वास, और विदुर उर्के से मृदु उद्गार। और फिर वो कहते हैं वातावरण जो है अत्यंत सुंदर और मोहक बन जाता है। बसंत ऋतु में क्या विधुर के उर में, यानी जो विरही जन हैं, जो अपने प्रियतम से दूर हैं, उनके हृदय में कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है? मृदु उद्गार, कोमल भाव उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार बसंत में विभिन्न प्रकार के रंग और जो गंध होती हैं, जो खुशबू से युक्त जो फूल खिलते रहते हैं, उसी प्रकार उनके मन में भी अनेक प्रकार के रंगों के जो है विचार उत्पन्न होते रहते हैं, हृदय में उनके कोमल भाव उत्पन्न होते हैं। फिर वो कहते हैं पुष्पों से सारा वातावरण जो है सुगंधित हो जाता है, और ऐसे वातावरण में वियोगी मनुष्य के हृदय में भी जो है ना दुखों की सांसें चलती रहती हैं। कवि अनुभव करते हैं कि बसंत ऋतु में खिले हुए फूल, उन फूल जो बसंत ऋतु में जो फूल खिलते हैं उनकी सुगंध के द्वारा सौरभ के मिस कौन, यानी उस खुशबू के बहाने से मुझे ऐसा लगता है कि न जाने मुझे कोई बुलाने का अपने पास अपने पास बुलाने का मुझे कोई मौन संदेश, यानी जिस संदेश में आवाज नहीं है, चुपचाप ऐसा मुझे कोई संदेश भेजता है। ठीक है, समझ गए? वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास, अर्थात जब बसंत ऋतु के समय धरती पर चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे उनमें फूल खिलने लगते हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूरी पृथ्वी जो है अपनी युवावस्था में आ गई है। और विदुर उर्के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते से अच्छा, और जब फूल जो है खिल पड़ते हैं तो उनकी खुशबुओं से सारा वातावरण जो है सुगंधमय हो जाता है। और जो विधुर लोग होते हैं, जो विरही होते हैं, जो अपने प्रियतम और प्रियतमा के बिना रह रहे होते हैं, बसंत ऋतु में उनके हृदय में भी दुख रूपी भाव जो है उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो अपने प्रियतम से मिलना चाहते हैं। और इस ऐसे वातावरण में मुझे लगता है कि कोई इस खुशबू के बहाने, इस गंध के बहाने, ये जो फूलों की खुशबू है, जो पूरा वातावरण सुगंधमय हो गया, उस सुगंध के बहाने मुझे कोई चुपचाप अपने पास बुलाने का निमंत्रण भेज रहा है। आगे की पंक्तियां देखेंगे। शुद्ध जल शिखरों को जब वात, सिंधु में मत कर फेनाकार। अब कवि ने यहाँ कैसे कल्पना की है कि शुद्ध जल शिखरों को जब वायु बह रही है और अत्यंत तेज गति से बहती है, तो उसे देखकर लगता है कवि को, ऐसा अनुभव होता है कि मानो जो वायु है वो अत्यंत क्रोध में है, और क्रोध में होने के कारण वो जो जल शिखरों पर, यानी जो समुद्र में जो जल है उसकी जो लहरें उठती हैं वो वायु के प्रवाह से उठती हैं।
और सिंधु में मत कर। तो और ऐसा लगता है कि उनकी जल की लहरों को उन्होंने मत दिया है। किसने? हवा ने। हवा ने मत कर उसके अंदर फेनाकार, उसके अंदर झाग पैदा कर दिए हैं। और बुलबुलों का व्याकुल संसार, और फिर बुलबुलें उत्पन्न होते हैं और उन बुलबुलों को देखकर लगता है कि वो अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। तो बुलबुलों के जो संसार हैं उनको वो बिथुर देती अज्ञात, उनको वो पहले बनाती है और फिर उनको बिथुर देती है, फिर उनको जो है बिखेर देती है, यानी उन्हें खत्म कर देती है। बुलबुले जो हैं वो क्षणिक होते हैं और वो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। तो यही बात कविवर बताना चाहते हैं। जब वायु संसार की लहरों को, मतलब संसार में जो ये जल की लहरें, उनके अंदर झाग पैदा कर देती है और बुलबुलों का एक व्याकुल संसार बनाकर उसे नष्ट कर देती है। फिर तब न जानूं लहरों से या लहरों के बहाने से उठा तब लहरों से कर कौन? उन लहरों से कोई कर उठाता है, यानी कोई हाथ उठाता है। यानी जैसे हम किसी को बुलाने का इशारा करते हैं हाथ उठाकर, तो उसी तरह से उन लहरों के बीच में से कोई अपना हाथ उठाकर चुपचाप मुझे न जाने मुझे बुलाता। कौन? चुपचाप मुझे कोई बुलाता है। अर्थात जब सागर में लहरें उठते हैं तो उन्हें देखकर कवि को लगता है कि लहर रूपी हाथ जो है मुझे संकेत करके उस असीम सत्ता, वो जो प्रकृति से जो उनका अंतर्मन का संबंध है, वो कहते हैं कि वो प्रकृति की असीम सत्ता मुझे अपने पास बुला रही है। तो कविवर का यह भावार्थ यही है, वो ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति के माध्यम से एक रहस्य भाव की अभिव्यक्ति होती है और प्रकृति से उनका आंतरिक संबंध है। तो उन्हें हर समय ऐसा लगता है कि प्रकृति उन्हें निमंत्रण देकर बुला रही है, अर्थात अपने पास बुलाना चाहती है। इस प्रकार आपकी कविता आज यहीं तक। धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।